डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स का ये बेसिक लॉ है। मतलब किसी बॉडी को अगर किसी बॉडी के डायनेमिक्स को हमें डिफाइन करना हो तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके हम उस बॉडी के मोशन को कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, यानी उस बॉडी के डायनेमिक्स को डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, 3 लॉ है जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लासेस वगैरह में भी काफ़ी पढ़ा होगा, 9th और 10th में। हम लोग उसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आता है सबसे पहले फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अब वो स्टेट या तो हमारा आइदर एट रेस्ट हो, ठीक है, और इन यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, मतलब बॉडी अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करेगी। अपोज करने का कारण क्या होगा? उसका इनर्शिया। इनर्शिया यानी मास, यही होता है। अब आता है सेकंड लॉ। ठीक, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान देना इस चीज को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is equal to the net फोर्स कहो या रिजल्टेंट फोर्स कहो। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ध्यान देना, आगे चल के इसी से एक मतलब मैकेनिक्स का एक मोस्ट वाइटल कहो, इम्पॉर्टेंट कहो, उस लॉ को हम लोग लाएंगे, और वो लॉ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स कहो या रिजल्टेंट फोर्स कहो एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो ये कहता है कि डेट इज F is equal to dP upon dt। ठीक है, P क्या है हमारा? P है मास इंटू वेलोसिटी, और इसी को हम कहते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ F को हम बार बार समझा रहे हैं, जो आगे दिखाएंगे आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर F जो है वो हमारा क्या है? नेट फोर्स कहो या रिजल्टेंट फोर्स कहो या नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कहो। ठीक है, ये जो उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे किसी भी नाम से कहो, मतलब ये है कि उस बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ, तो हमने कहा F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा डी पी की जगह एम वी अपॉन डी टी, यानी F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, और यही F बराबर क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर है, मास एक स्केलर है, तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा। कब, जब यहाँ पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते, इसका मतलब उस कंडीशन में रिटार्डिंग फोर्स हो जाता, यानी फोर्स क्या देता है, रिटार्डेशन प्रोवाइड करता, ठीक है। वेक्टर बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखेंगे। तो यहाँ एक्सेलरेशन बराबर आपका क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, जो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में यहीं से पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन वो क्या है, वो आता है यहाँ से, बेसिक ये है, ठीक है। वेक्टर के बारे में आपने समझ ही लिया। और बार बार कह रहा हूँ, फोर्स यहाँ दिमाग में हमेशा रखिएगा ये चीज़ कि फोर्स का मतलब यहाँ होता है, जो हमने कहा कि फोर्स है क्या, ये किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स है। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सपोज इस पेन को हमने यहाँ रख दिया, रखा ना, इस पेन में कोई मोशन नहीं है, लेकिन क्या इस पे लगने वाला फोर्स 0 है। आप ध्यान दो, इस पर क्या लग रहा होगा, एक mg नीचे लग रहा होगा, और ये सरफेस पर बॉडी रखी गई है, ये सरफेस भी इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा होगा। अब निश्चित रूप से mg को बैलेंस करना है, mg किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वो फोर्स हमारा किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, तभी ना वो बैलेंस होगा, तभी ना ये रेस्ट में है। अगर इस पर और कोई फोर्स नहीं लगता, या सरफेस नहीं होता, या सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता, तो ये क्या करता है, mg को इन्फ्लुएंस में नीचे चला जाता। जैसे हम किसी पत्थर को अगर हवा में छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, अर्थ पर जाकर के स्ट्राइक कर देता है। वो इसलिए कि वहाँ पर कोई सरफेस नहीं होता है जो उसको ऊपर की तरफ यानी mg को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स लगा सके। लेकिन इस कंडीशन में mg को काउंटर करने वाला फोर्स है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये बॉडी अभी रेस्ट में है, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0, यानी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स भी 0, नेट रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो गया, 0, ठीक है। ये चीज़ जरूर रखिएगा दिमाग में। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। आप सभी ने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा, हर एक एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं, इस स्टेटमेंट में एक लाइन और है, और वो लाइन क्या है, एंड एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies। मतलब एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं एक्ट करता है, वो हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, दो डिफरेंट बॉडी पे।
समझ गए? आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज ये एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहे हैं हम, यानी एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किधर? इस बॉडी पर। ध्यान दीजिएगा, हमने दीवार पे नहीं लगाया क्योंकि हम कांटेक्ट में है बॉडी के, तो हमने बॉडी पर एक फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण क्या हुआ कि ये बॉडी इस वॉल को क्या करेगी? इस डायरेक्शन में पुश करेगी, यानी ये हो गया क्या हमारा? एक्शन। यानी एक्शन किस पे लगा? वॉल पे। किस पर लगा? ऑन दी वॉल। हम बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब इस वॉल पर अगर एक्शन हुआ, इसको हम F1 कह दें, तो वॉल भी क्या करेगा? इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक रिएक्शनल फोर्स लगाएगा। इस F को यहां दिखाते हैं। तो ये जो रिएक्शनल फोर्स होगा इसको हमने कह दिया F2, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? रिएक्शन। और रिएक्शन किस पे हो गया? ऑन द बॉडी, ठीक है। कौन लगाया? बाय द वॉल, ठीक। यहां पर था ऑन द वॉल, कौन लगाया था? बाय दी बॉडी, ठीक। मतलब एक्शन हुआ वॉल पे, किसने लगाया? बॉडी ने। रिएक्शन हुआ बॉडी पर, किसने लगाया? वॉल ने। ये है F1 और ये है F2, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन की इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होता है, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। लेकिन F1 जो होगा वो क्या होगा? -F2 के बराबर होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में कहें तो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार फिर से यहां समझ लो, क्या है? एक्शन हुआ किसने किया? ये बॉडी ने लगाया। किस पर लगाया? वॉल पे। दैट इज योर एक्शन ऑन द वॉल बाय द बॉडी। और यहां पर वॉल ने इस बॉडी पर जो फोर्स लगाया वो क्या है? F2। मतलब ये क्या हुआ? रिएक्शन। ये किस पर लगा? ऑन द बॉडी। किसने लगाया? बाय द वॉल, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जब दोनों फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में इक्वेट कराएंगे तो दोनों के बीच क्या लगेगा? नेगेटिव साइन, जो ये दिखाता है कि F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? ठीक। अब देखो इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, ठीक। और एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये बहुत कॉमन फोर्स है हमारा, जिसका नाम हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। ध्यान से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अभी हमने कलम का एग्जांपल दिया था, पेन हमने रखा था ना। ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। ये क्या है? ए कांटेक्ट फोर्स। यह हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, और इस सरफेस पर हमने क्या किया? एक बॉडी को रख दिया, ठीक। बॉडी का मास क्या है? m। अब बॉडी का मास अगर m है तो बॉडी क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने रखा है,
ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने रखा है तो बॉडी अपने वेट के बराबर एक फोर्स इस सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स हुआ? फोर्स बाय द बॉडी ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो यहां पर सरफेस क्या करेगा? सरफेस भी इस बॉडी पर एक रिएक्शनल फोर्स लगाएगा और उस रिएक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये क्या हुआ? एक रिएक्शनल फोर्स हुआ, ठीक। तो हम नॉर्मल फोर्स को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। हम नॉर्मल फोर्स को मैंने जैसा कहा कांटेक्ट फोर्स, ये भी बताएंगे अभी जो है, लेकिन सबसे पहले उसको ऐसे समझो। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स exerted by the body by the surface किस पर लग रहा है? ऑन दी बॉडी। कब? ऑन दी बॉडी kept on the surface, kept on the surface, ठीक है। किस डायरेक्शन में? along a direction perpendicular to the surface, ठीक। और यही परपेंडिकुलर टू दी सरफेस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं ना, समझ में? तो यहां हमने क्या कहा कि ये वो फोर्स है जो सरफेस लगाता है किस पर? बॉडी पर। किधर? नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। अब चूंकि ये एक कांटेक्ट फोर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का कांटेक्ट होगा तभी ये फोर्स रहेगा। जैसे ही कांटेक्ट खत्म होगा वैसे ही ये फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज और कहेंगे, ध्यान से देखना। ये भी हर चीज जो बता रहा हूं वो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत मार्क की होंगी, बहुत ध्यान देने की। यहां पर हम कहते हैं, एक कंडीशन यहीं से निकालते हैं कि फॉर अ बॉडी टू बी in contact with the surface, in contact with the surface क्या होना चाहिए? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, और बॉडी जब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो भैया नॉर्मल तो लगेगा नहीं। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो हम एक्शन रिएक्शन, क्यों इसको एक नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि सिंपल, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हम उस बॉडी को रख दिए तो इसने इस सरफेस पे एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण सरफेस पे एक फोर्स लगाया जो उसके वेट के बराबर है mg, ठीक है। और इस फोर्स के रिएक्शन में सरफेस ने भी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया, वो किधर गया? ऊपर की तरफ, जो क्या हुआ? नॉर्मल, ठीक है। और चूंकि ये रिएक्शनल फोर्स भी है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। यानी बीइंग अ रिएक्शनल फोर्स
It is also termed as normal reaction. समझ में आई बात? इसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब यहां तो इस कंडीशन को आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि किसी भी बॉडी को सरफेस के कांटेक्ट में होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है। हम देखिए, मैंने कहा था ना छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग देखिए। अब न्यूटन थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल आपने वो देखा होगा, स्ट्रिंग, धागा, ठीक, तार, ये सब देखा होगा। यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सामान्यतः हम लोग जो भी डिस्कस किया करेंगे, जितने भी स्ट्रिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, वो लाइट, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले टेंशन को देखते हैं। वो टेंशन नहीं जो अक्सर हम कहते हैं कि हमको पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है, वो सब की बात मत करना। यहाँ हम स्ट्रिंग के टेंशन की बात कर रहे हैं। ध्यान दो, टेंशन, ठीक है, ये भी एक रिएक्शनल फोर्स है। क्या है? ऑल्सो अ रिएक्शनल फोर्स। ठीक है। होता क्या है? कौन लगाता है? exerted by a string। ठीक। अब देखो, फोर्स है ना, फोर्स हमने कहा। अब ये ध्यान दो, फोर्स क्या है? याद करो, बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़े हो 9th-10th में? हाँ, यही ना पढ़े हो कि पुश और पुल, यही होता है, यानी धक्का देना या खींचना। इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक। आओ बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। तो मैंने क्या कहा? स्ट्रिंग लगाता है। और एक बेसिक चीज याद रखना, इट ऑलवेज हैज अ पुलिंग नेचर। पुलिंग नेचर। अब इसको नटूरे ना पढ़ना, क्योंकि नटूरे पढ़ने से फटूरे फिर गड़बड़ा जाएगा, याद रखना। तो इसका नेचर हमेशा क्या होता है? पुल करने का होता है। कभी भी स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को पुश नहीं करती है। मैं, याद रखना, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, मैं रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ। कि अगर लाइट रॉड ले ले, तुम कहोगे कि सर रॉड भी लाइट है, उसमें भी होना चाहिए। नहीं, दोनों में फर्क है, जो हम लोग अभी देखेंगे। स्ट्रिंग क्या करता है कि हमेशा किसी भी बॉडी को जो उससे अटैच हो उसको अपनी तरफ पुल करता है। एग्जाम्पल देखो, देखो एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ये हमने एक डायग्राम लिया और ये हमने बना दिया। ठीक है। ये है हमारा M1, ये हमारा M2 है। हम इस बॉडी पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब हमने इस बॉडी पर एक फोर्स एग्जर्ट किया, ठीक है, उसके कारण ये बॉडी स्ट्रिंग के इस पॉइंट को भी अपनी तरफ क्या करेगी? पुल करेगी, खींचेगी। तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी को इस पॉइंट से क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है। यानी ये स्ट्रिंग इस बॉडी को एक रिएक्शनल फोर्स लगा करके क्या किया? अपनी तरफ पुल किया, खींचा।
अब आते हैं यहाँ, ये स्ट्रिंग इस बॉडी से इस पॉइंट पर अटैच है, तो यही स्ट्रिंग, अब देखो अगर फोर्स इधर एग्जर्ट कर रहे हैं तो ये बॉडी अगर इधर जाएगी तो ये भी इधर जाएगी। अब इसको इधर जाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के तो जाएगी नहीं। तो क्या होगा, यही स्ट्रिंग इस बॉडी को इस पॉइंट पर क्या करेगी, अपनी तरफ पुल करेगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक ही स्ट्रिंग है, दो पॉइंट पर इसी स्ट्रिंग से फोर्स लग रहा है, दो बॉडी पे लग रहा है। ये पॉइंट M1 पे फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट M2 पर। इस पॉइंट को ये स्ट्रिंग अपनी तरफ पुल कर रही है, और सेम स्ट्रिंग दूसरी बॉडी को भी इस पॉइंट से अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, कभी पुश नहीं कर रही है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टेंशन, जिसको हम लोग जनरली T से शो करते हैं, कहीं कहीं F से भी दिखाता है, कैपिटल F से। तो ये तुम पे है, एक बार समझ लोगे तो T कहो, F कहो, कुछ भी कहो, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, कुछ भी कहो, लेकिन सामान्यतः हम लोग T से दिखाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हमने टेंशन की बात की, तो ये भी कह सकते हैं कि टेंशन इज ऑल्सो अ रिएक्शनल फोर्स, ये भी एक रिएक्शनल फोर्स है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये ध्यान रखना, इन अ लाइट स्ट्रिंग, यानी जब स्ट्रिंग में मास ना हो, कह दे कि हाँ उसमें कोई मास नहीं है, वो लाइट है, तो लाइट स्ट्रिंग मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन is same everywhere in the string। मतलब हर एक पॉइंट पर क्या होगा, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो हमने दिखाया है ना, डायरेक्शन दिखाया अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए दोनों जगह हमने क्या लिखा, T लिखा। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दो एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी देखे, अभी और भी दिखाऊंगा स्प्रिंग फोर्स वगैरह का, जो इसके सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, अभी देखो,